हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। एक बार फिर मैं स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल केमिस्ट्री बाय अंकित सर। ठीक है, देखिए इसके पहले वाले लेक्चर में हम लोगों ने क्या सीखा था, बेसिक इंट्रोडक्शन अबाउट पी ब्लॉक लिया था। ठीक है, आज हम लोग स्टार्ट करते हैं पी ब्लॉक के एलिमेंट के प्रॉपर्टीज़ के बारे में। ठीक है, कौन कौन से एलिमेंट होते हैं, कौन क्या क्या प्रॉपर्टी होती है, उनका जनरल ट्रेंड क्या है, फिजिकल प्रॉपर्टी क्या है, केमिकल प्रॉपर्टी क्या है। ठीक है, तो एक एक करके हम लोग स्टार्ट करते हैं पढ़ना। देखिए आज हम लोग कौन सा ग्रुप पढ़ते हैं, ग्रुप नंबर 16। ठीक है, जिसको क्या हम लोग बोलते थे, ऑक्सीजन, क्या बोलते हैं, ऑक्सीजन फैमिली। इसका एक नाम और होता है, इसको हम लोग बोलते हैं चैल्कोजेंस। क्या बोलते हैं, चैल्कोजेंस। जो चैल्कोजेंस है इसका मतलब होता है, ये एक ग्रीक वर्ड है। क्या है, एक ग्रीक वर्ड है जिसका मीनिंग होता है, ग्रीक वर्ड जिसका मीनिंग क्या होती है, इसकी मीनिंग होती है ओवर फॉर्मिंग। क्या उसका मतलब होता है, ओवर फॉर्मिंग। मतलब ज़्यादातर ये ग्रुप 16 के एलिमेंट क्या होते हैं, ओर्स के रूप में पाए जाते हैं। देखिए जब आप लोग मेटलर्जी चैप्टर पढ़ रहे थे तो उसमें आप लोगों ने सीखा होगा ओर क्या होते हैं। ठीक है, ये क्या होते हैं, अर्थ क्रस्ट में ओर्स के फॉर्म में पाए जाते हैं। ठीक है, जैसे आपका PbS हो गया, PbS जिसको बोलते हैं लेड सल्फेट। ठीक है, Al2O3 हो गया। ठीक है, ZnS हो गया। ठीक, बहुत सारे एग्जाम्पल हैं जिनको क्या होता है, ये अर्थ क्रस्ट में ओर्स के फॉर्म में पाए जाते हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे एलिमेंटों की अगर बात करें तो जब आपका पहला एलिमेंट होता है ऑक्सीजन, क्या होता है, पहला एलिमेंट होता है आपका ऑक्सीजन, जिसको सिंबल है इसका O। ठीक है, उसके बाद दूसरा एलिमेंट है क्या, सल्फर। ठीक है, ऑक्सीजन, सल्फर। उसके बाद आपका है आता है तीसरा एलिमेंट सेलेनियम। सेलेनियम Se से रिप्रेजेंट करते हैं। उसके बाद आपका आता है टेल्यूरियम। ठीक है, इसको Te से रिप्रेजेंट करते हैं। उसके बाद आपका लास्ट में आता है पोलोनियम। क्या आता है, पोलोनियम। ठीक, जो पोलोनियम है इसके बारे में खास बात जान लीजिए, ये एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट है। क्या है, रेडियो एक्टिव एलिमेंट है। ठीक है, ये रेडियो एक्टिव एलिमेंट है। ठीक, ये एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट है। अब देखिए इसका अगर याद करने की ट्रिक देखनी हो तो आप देखिए, लिख लीजिएगा। याद करने की ट्रिक है O स्टॉल से टी पो। क्या, O स्टॉल से टी पो। याद करने की ट्रिक है O स्टॉल से टी पो। ठीक है, याद करने की ये ट्रिक हिंदी में लिख लीजिएगा आपको अगर लिखा हो। ठीक है, अब देखिए इसकी पहले प्रॉपर्टी पढ़ते हैं हम लोग, इसका अकरेंस देखते हैं। ये पाया कैसे जाता है आपके अर्थ क्रस्ट में, ये पाया कैसे जाता है। ठीक है, तो आप पहले यूनिट डालिए इसके बारे में, अकरेंस। ठीक है, इरेज करते हैं इसको, अकरेंस, ये पाए कैसे जाते हैं। ठीक, यहाँ पे यूनिट डालते हैं हम लोग, अकरेंस। अकरेंस देखिए अगर हम बात करें पहले तो किसका, ऑक्सीजन का। ऑक्सीजन की बात करें, ऑक्सीजन की अगर हम लोग बात करें तो देखिए ये मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट है। ऑक्सीजन आप लोग जानते हैं, हमें सांस लेने की इसकी ज़रूरत पड़ती है। तो ये क्या है, ऑक्सीजन आपका मोस्ट, लिख लीजिएगा, मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट। मोस्ट अबंडेंट बहुत ज़्यादा पाया जाता है। ठीक है, अर्थ क्रस्ट में मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट इन अर्थ क्रस्ट। अर्थ क्रस्ट में ये बहुत ज़्यादा पाया जाता है। कितना, लगभग 46.9%। ठीक, 46 अर्थ क्रस्ट में ये पाया जाता है। ठीक है, अब देखिए लगभग 20.9% ये क्या करता है, हमारे एटमॉस्फेयर में भी प्रेजेंट होता है। ठीक है, 20.9% ये क्या होता है, हमारे एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट होता है। ठीक है, अब बात करें दूसरा एलिमेंट सल्फर के बारे में। ठीक है, दूसरा एलिमेंट अगर बात करें सल्फर के बारे में। अब देखिए जो सल्फर होता है ये ऐसा एलिमेंट है जो कि क्या होता है, हमारे बहुत सारे एलिमेंटों के साथ
ये अर्थ क्रस्ट में पाया जाता है। ठीक है, तो इसके बाद देखिए ये अर्थ क्रस्ट में नियर अबाउट कितना 0.03 से लेकर 0.01% अर्थ क्रस्ट में पाया जाता है। बाकी ये क्या होता है, ओर्स के फॉर्म में पाया जाता है। जैसे पहला ओर हम लोग लेते हैं सल्फेट के फॉर्म में ये पाया जाता है। ठीक है, जैसे आपका हमने लिख दिया सल्फेट में इप्सॉन सॉल्ट के फॉर्म में पाया जाता है। अर्थ आपके ओर के फॉर्म में क्या होता है, इप्सॉन सॉल्ट। इसका फॉर्मूला होता है MgSO4 इंटू 7H2O। ठीक है, ये सल्फेट के फॉर्म में हो गया। दूसरा आपका होता है जिप्सम। दूसरा लिखिए जिप्सम का फॉर्मूला क्या होता है, CaSO4 इंटू 2H2O। जिप्सम क्या है आप लोग अच्छे से जानते हैं। ये प्लास्टर ऑफ पेरिस में हम लोग क्या करते हैं, जिप्सम को हीट करते हैं तो हाफ H2O वाटर के मॉलिक्यूल निकल जाते हैं। ठीक है, तो फिर प्लास्टर ऑफ पेरिस का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, उसके बाद आता है तीसरा आपका आता है बैराइट के फॉर्म में भी पाया जाता है। ठीक है, जिसका फॉर्मूला होता है BaSO4। ठीक है, ये तो रहा सल्फेट का फॉर्म। अब दूसरा क्या एलिमेंट इसका होता है, ये सल्फाइड के भी फॉर्म में पाए जाते हैं। सल्फाइड के फॉर्म में भी पाए जाते हैं। ठीक है, जैसे जिंक ब्लेंड एग्जाम्पल देखिए, जैसे जिंक ब्लेंड जिसका फार्मूला होता है ZnS। ठीक है, गलेना क्या होता है, गलेना इसको बोलते हैं PbS, लेड सल्फेट को गलेना बोलते हैं। कॉपर पायराइट तीसरा होता है कॉपर पायराइट, इसको स्पेलिंग फॉर्मूला क्या था CuFeS2। ठीक है, ये आपके एलिमेंट है ऑक्सीजन। इसका अकरेंस देखिए, पहली प्रॉपर्टी अकरेंस में ऑक्सीजन जो होता है मोस्ट एबंडेंट एलिमेंट है अर्थ क्रस्ट में, सबसे ज़्यादा पाया जाता है। कितना, लगभग 46.9%। एटमॉस्फेयर में कितना पाया जाता है, 20.9%। ठीक है, जो आपका सल्फर दूसरा एलिमेंट है वो कहते हैं कि अर्थ क्रस्ट में इसकी परसेंटेज तो बहुत कम है, लेकिन ये क्या होता है आपकी ओर के फॉर्म में बहुत पाया जाता है। ठीक, सल्फेट में जैसे आपने बताया इप्सम सॉल्ट। ठीक है, जिप्सम के फॉर्म में पाया जाता है, बैराइट के फॉर्म में पाया जाता है, और सल्फेट के स्थान पे सल्फाइड के फॉर्म में भी पाया जाता है, जैसे आपका जिंक ब्लेंड, गलेना और कॉपर पायराइट। ठीक, ये आपके अकरेंस है किसके, ऑक्सीजन और सल्फर के। ठीक है, अब हम आगे बात करते हैं सेलेनियम और टेलेनियम के बारे में। ठीक है, सेलेनियम और लिखते जाइएगा साथ में, सेलेनियम और टेलेनियम के बारे में। ठीक है, हम लिख देते हैं यहाँ पे सेलेनियम, यहाँ पे टेलेनियम और यहाँ पे होता है पोलोनियम। देखिए, जो सेलेनियम होता है वो बहुत रेयर पाया जाता है, किसके साथ, मेटल के साथ। कभी कभी ये मेटल के साथ में देखने को मिलता है। ठीक है, और जो टेलेनियम होता है वो क्या होता है आपका सल्फाइड के फॉर्म में कभी कभी देखने को मिलता है। ये सल्फाइड के फॉर्म में कभी कभी देखने को मिलता है। अब ये बात हुई पोलोनियम की। हमने अभी स्टार्टिंग में ही बताया था पोलोनियम क्या होता है, एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट होता है। जब कभी रेडियो एक्टिव डिके होता है जैसे थोरियम का या फिर यूरेनियम का, तब क्या होता है पोलोनियम वहाँ पे पाया जाता है। ये लिखिएगा, जब कभी भी रेडियो एक्टिव डिके होता है तब वहाँ पे ये पाया जाता है पोलोनियम आपका, जैसे थोरियम का एंड यूरेनियम। जब इन एलिमेंटों का रेडियो एक्टिव डिके होता है तब ये पोलोनियम वहाँ पे कभी कभी पाया जाता है। ठीक, ये आपकी पहली प्रॉपर्टी खत्म हुई अकरेंस की। अब हम लोग स्टार्ट करते हैं दूसरी प्रॉपर्टीज़ की। ठीक है, दूसरी प्रॉपर्टी स्टार्ट करते हैं। दूसरा देखिए, दूसरा हेडिंग डालिएगा आप लोग ऊपर आप लिख रहे हैं, यहाँ पे हम लोग चल गया ना पी ब्लॉक एलिमेंट के बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं। ठीक है, जिसमें कौन सा ग्रुप,
ग्रुप कौन सा है, ग्रुप 16 के बारे में। ठीक है, दूसरी देखिए, दूसरा हम लोग पढ़ेंगे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, ग्रुप 16 का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के अगर बारे में बात करें, अब देखिए अगर हम जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात करें तो ग्रुप 16 का क्या होता था, NH2 Np1-6। अगर आपको याद हो तो हमने इस चीज़ को क्लास 11 में बताया था। NH2 का अगर मतलब क्या हुआ, जो S होगा वो पूरी तरीके से फिल होगा, और Np में अगर एक इलेक्ट्रॉन आता है तो आपका ग्रुप 13 का, 2 इलेक्ट्रॉन आता है तो ग्रुप 14, 3 इलेक्ट्रॉन आता है आपका ग्रुप 15, 4 आता है तो आपका क्या होगा, ग्रुप 16। मतलब हम कहें कि अगर ग्रुप 16 के बारे में बोले तो NH2 Np4 होगा। समझ रहे हैं, साइड में देते हैं, अभी यहाँ पे कॉन्फ़िगरेशन लिखने में दिक्कत होगी। ठीक है, अगर हम बात करें कि ग्रुप 16 का क्या होगा, तो ग्रुप 16 का क्या होगा, NH2 Np4। ठीक, अब देखिए हम सिंबल को लिखते हैं, ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेलरियम और क्या होगा आपका पोलोनियम। अब देखिए अगर आपको याद हो तो एटॉमिक नंबर, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 8। सल्फर का बताइए भाई, सल्फर का 16, आपको ये सब याद होगा। ठीक है, सल्फर का 16 और इसका होता है सेलेनियम का 34 और इसका होता है आपका 52 और 84। ये होता है आपका किसका, 84 होता है पोलोनियम का, जो कि क्या है, रेडियो एक्टिव एलिमेंट है। ठीक है, अब देखिए तरीका क्या है, आप तो चाहे तो इस तरीके से लिख सकते हो 1s2 2s2 2p, कितना हुआ था आपका 2p4। देखिए क्या है यहाँ पे 1s2 2p4। ठीक है, तो ये आपका ग्रुप 16 का एलिमेंट हो गया। अगर इसकी इस तरीके से बात करें सल्फर का 1s2 2s2 2p4, 2p यहाँ पे 6 हो जाएगा, 3s2 और 3p4। मतलब लास्ट में सबके में क्या आएगा, 3s2 या फिर 2s2। वो तो बात होती है कि कौन सा पीरियड चल रहा है। ठीक है, अगर पीरियड में आपका ये सेकंड पीरियड का एलिमेंट है, ये थर्ड पीरियड का है, ये फोर्थ का होगा। ठीक है, एक तरीका तो ये है लिखने का। दूसरा एक तरीका आपको आसान तरीका लिखने का क्या है, दूसरा आसान सा तरीका लिखने का क्या है, अब इसके आगे क्या करिए, जितने भी नोबेल गैस है इसके पास वाले लिख लीजिए। ऑक्सीजन के पहले क्या है, हीलियम आता है। अब यहाँ पे देखिए हीलियम के बाद आपका क्या आएगा, हीलियम के बाद आपका आएगा नियॉन, यहाँ पे ऑर्गन। ठीक है, यहाँ पे आपका आएगा क्या, यहाँ पे आएगा क्रिप्टन और यहाँ पे आएगा जेनॉन। ठीक, अब अगर हम बात करें हीलियम, ठीक है, हीलियम और ये नियॉन, ये आपका ऑर्गन और ये क्रिप्टन और ये जेनन और एक आता है रेडॉन। ठीक है, इसका एलिमेंट याद, इसका एटॉमिक नंबर याद रखिएगा, इसका 2 होता है, इसका क्या होता है 10, इसका होता है 18, इसका होता है 36, इसका होता है आपका 36 और क्या हो जाएगा 54 और ये होता है 86। ठीक है, ये एलिमेंट आपको याद रखिए, इतने याद रखिएगा, उसके बाद आपका कॉन्फ़िगरेशन आराम से हो जाएगा। ठीक, अब देखिए हीलियम का कितना होता है, अगर 2 इलेक्ट्रॉन है 1s2 तो हो गया। अब यहाँ पे क्या आएगा 2s2 और 2p4, समझ रहे। अब यहाँ पे देखिए नियॉन का तो आपका 10 तक पूरा हो गया, 10 तक हो गया, 10 तक हो गया, 1s2 2s2 2p6, ये 10 हो गया। अब आपके क्या आपको लिख देना है 3s2 3p4। देखिए शॉर्ट फॉर्म हो गया, ये क्या हो गया आपका शॉर्ट फॉर्म हो गया। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे 4s2, लेकिन यहाँ पे खास बात क्या आ जाती है, खास बात क्या आ जाएगी कि आपका 3d भी आ जाता है, यहाँ पे 3d 10 और 4p4। ठीक है, 3d होता है, 2d नहीं होता लेकिन 3d होता है। उसके बाद यहाँ पे क्रिप्टन का कितना हो जाएगा, देखिएगा 5s2 4d, यहाँ पे क्या आएगा 4d 10 और 5p4। ठीक, अब इसमें देखिए 6s2 भरेंगे तो मतलब हम लोग क्या होगा
4F को भी भर चुके होंगे। तो यहाँ पे क्या आएगा 4F 14 और 5D 10। उसके बाद आपका एलिमेंट आएगा 6P क्या 4 6P 4। ठीक है, चाहे तो आप इस तरीके से हाँ ठीक है समझे। ये आपका शॉर्ट फॉर्म हो गया। यहाँ पे देखिए ऑक्सीजन का 8 होता है, तो आपको चाहे तो अगर आप पूरा पूरा लिखना चाहें तो लिख सकते हैं। अगर आपको ऐसे नहीं पसंद आता तो आप क्या करिए, इसको शॉर्ट फॉर्म में लिख लीजिए। अब उसको शॉर्ट फॉर्म लिखने का तरीका क्या है कि जितने जो भी एलिमेंट है उसका जो नियरेस्ट नोबल गैस कन्फिगरेशन है एल वाला एलिमेंट उसके सामने लिख दीजिए। जैसे हमने हीलियम लिख दिया, हीलियम का क्या होता है नोबल गैस है, उसका आउटर मोस्ट पूरे इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं उसमें पूरी तरीके से फिल होते हैं। ठीक है, फिर हमने नियॉन के बारे में लिखा। ठीक है, इस तरीके से आपका कॉन्फ़िगरेशन पूरा हुआ। ठीक, ये आपकी दूसरी प्रॉपर्टी रही, ये आपकी दूसरी प्रॉपर्टी रही। अब हम बात करते हैं धीरे धीरे तीसरी प्रॉपर्टी की। हम बात करते हैं किसकी, तीसरी प्रॉपर्टी की। ठीक है, तीसरी प्रॉपर्टी आपकी है एटॉमिक एंड आयनिक रेडियाई, या फिर हम बोलेंगे एटॉमिक एंड आयनिक। ठीक है, एटॉमिक एंड आयनिक तीसरी प्रॉपर्टी क्या है आपकी, एटॉमिक एंड आयनिक रेडियस, एटॉमिक एंड आयनिक रेडियस। अब देखिए अगर हम ग्रुप 16 के एलिमेंट के बारे में पढ़ रहे हैं, साइड में लिख देते हैं ऑक्सीजन सल्फर सेलेनियम टेलुरियम और ऑक्सीजन सल्फर सेलेनियम टेलुरियम और पोलोनियम, ऑक्सीजन सल्फर सेलेनियम टेलुरियम और पोलोनियम। ठीक है, मतलब हम लोग क्या कर रहे हैं, टॉप टू बॉटम जाएंगे। अगर हम टॉप टू बॉटम मूव कर रहे हैं, टॉप टू बॉटम मूव कर रहे हैं मतलब डाउन द ग्रुप जा रहे हैं, मतलब डाउन द ग्रुप जा रहे हैं, तो सोचिए नंबर ऑफ सेल्स क्या होंगी। पहली चीज नंबर ऑफ सेल्स क्या होंगी, इंक्रीज होंगी। नंबर ऑफ सेल्स क्या होंगी, इंक्रीज होंगी। नंबर ऑफ सेल का मतलब क्या है, यहाँ पे ऑक्सीजन के अगर मान लेते हैं कि सेंटर पॉइंट ये, तो जो सेल होंगी वहाँ पे मान लेते पहला सेल है यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट, दूसरी सेल ये हो गई, इसमें क्या है आपके 6 एलिमेंट प्रेजेंट है, 2 2 4 2 6। ठीक, सल्फर में जाएंगे, सल्फर का क्या होगा 2 8 6, तो यहाँ पे 3 सेल होंगी। टेलुरियम में जाएंगे 4 सेल, टेलुरियम में जाएंगे 5 सेल 6 सेल। जैसे जैसे हम डाउन द ग्रुप जा रहे हैं नंबर ऑफ सेल्स क्या हो रही हैं, इंक्रीज हो रही हैं। ठीक है, देखिए नंबर ऑफ सेल्स अगर इंक्रीज हो रही हैं, दूसरा देखिए लिख लीजिएगा इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज भी क्या होगा, इंक्रीज। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्या है कि इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्या है, इस न्यूक्लियस से बैलेंस इलेक्ट्रॉन जो है, मतलब बैलेंस लास्ट वाली सेल जो इलेक्ट्रॉन है उसको होल्ड करने की टेंडेंसी, जब क्या हो सारी चीज़ें इग्नोर कर दी जाए, सारी चीज़ों को जब हम लोग इग्नोर करते हैं। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज का क्या मतलब होता है, इस न्यूक्लियस से बैलेंस सेल में जो भी इलेक्ट्रॉन, आउटर मोस्ट सेल में जो इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है उसको अट्रैक्ट करने की या होल्ड करने की टेंडेंसी क्या होगी। मतलब जैसे जैसे हम दूर जा रहे हैं, जैसे जैसे हम डाउन द ग्रुप जा रहे हैं, देखिए इसके पास 2 सेल थी, इसके पास 3 सेल है, फिर 4 सेल, फिर पोलोनियम यहाँ पे आएगा, उसके पास क्या होंगी 5-6 सेल होंगी। ठीक है, देखिए तो ये क्या रहा, न्यूक्लियस से जो बैलेंस सेल की दूरी बढ़ती जा रही है, न्यूक्लियस से बैलेंस सेल की दूरी क्या होती है, बढ़ती जा रही है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे एक बात और आती है, तीसरा पॉइंट आपका आता है इसी में, तीसरा आपका इसमें पॉइंट आता है सील्डिंग, इसी को बोलते हैं और स्क्रीनिंग इफेक्ट क्या होता है, डाउन द ग्रुप ये भी इंक्रीज होता है।
अब देखिए शील्डिंग और स्क्रीनिंग इफेक्ट क्या है। शील्डिंग और स्क्रीनिंग इफेक्ट देखिए, मान लेते हैं कि ये न्यूक्लियस है, ठीक है, इसकी पहली सेल, ये दूसरी सेल, ये तीसरी सेल, ठीक है। अब यहाँ पे हर सेल में इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, हर सेल में इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, ठीक है, इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है हर सेल में। अब देखिए ये सेल क्या करता है, ये इलेक्ट्रॉन ये न्यूक्लियस को अट्रैक्ट करता है, ये इसको रिपेल करता है, इलेक्ट्रॉन ये सब पे नेगेटिव चार्ज, ये इसको रिपेल करता है, ये इसको बाहर वाले को रिपेल करेगा, ठीक है। तो ये क्या करता है, रिपल्सन काज करता है। रिपल्सन काज करने के कारण इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्या होता है, यहाँ पे डोमिनेटिंग हो जाता है। मतलब हम लोग इसको धीरे धीरे क्या करने लगते हैं, इग्नोर करने लगते हैं, ठीक है, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज को इग्नोर करते रहते हैं। देखिए पहला एस हो गया, एस का जो शील्डिंग इफेक्ट होता है बहुत ज़्यादा होता है। उसके बाद पी का आता है, फिर उसके बाद डी का और एफ, फिर उसके बाद एफ का। डी और एफ का जो शील्डिंग इफेक्ट होता है वो क्या होता है, बहुत कम हो जाता है। क्यों? क्योंकि हम लोग धीरे धीरे दूर होने लगते हैं न्यूक्लियस से। बैलेंस सेल क्या होता है, धीरे धीरे दूर होने लगता है, ठीक है। मान लीजिए एक क्लास है, हम क्लास में हैं, हम बोर्ड के पास खड़े हैं, एक बच्चा हमारे सामने बैठा है। अगर मान लीजिए उस क्लास में कोई बच्चा नहीं हो, केवल एक बच्चा बैठा हो, तो जो उसका हमारा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा वो क्या होगा, ज़्यादा होगा। लेकिन अगर हम उसी क्लास में उस बच्चे को पीछे वाली सीट पर बैठा दें, दूसरी या तीसरी सीट पर बैठा दें या चौथी सीट पर बैठा दें, और बीच में बच्चे ढेर सारे बैठते जाएँ, बीच में ढेर सारे बच्चे बैठते जाए, तो क्या हमारा उसका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या फिर उसका हमारा कॉन्टैक्ट धीरे धीरे क्या हो जाएगा, वीक होता जाएगा ना। हमारा उसका जो कॉन्टैक्ट होगा वो धीरे धीरे क्या हो जाएगा, वीक होता जाएगा, ठीक है। तो जैसे जैसे एस और पी डी एफ ब्लॉक एलिमेंट आने लगते हैं, वैसे वैसे क्या होता है, उस शील्डिंग इफेक्ट क्या होता है, बढ़ते रहता है, ठीक। तो देखिए ओवरऑल क्या निकल के आया, ओवरऑल क्या निकल के आया एटॉमिक एंड आयोनिक रेडियस क्या होता है, इंक्रीजेज डाउन द ग्रुप। मतलब जैसे जैसे साइज बढ़ेगी वैसे वैसे एटॉमिक रेडियस या फिर आयनिक रेडियस बढ़ेगा। तो हम कह दें साइज डायरेक्ट इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एटॉमिक रेडियस। क्यों? सही बात है, हम इसको बोल सकते हैं साइज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एटॉमिक रेडियस। अगर एटॉमिक रेडियस बढ़ रहा है तो साइज घट रही होगी, अगर साइज बढ़ रही है तो एटॉमिक रेडियस क्या होगा, अगर साइज बढ़ रही है सर ये नहीं बोल सकते हैं, नहीं, ये आपका ट्रेंड नहीं आएगा। ठीक है, आप लोग ऐसे नॉर्मल लिखिए, एटॉमिक एंड आयनिक रेडियस इंक्रीजेज डाउन द ग्रुप। ठीक, ये आपका तीसरी प्रॉपर्टी रही। अब हम लोग चौथी प्रॉपर्टी की बात करते हैं, जिसका नाम है आयोनाइजेशन एंथैल्पी या फिर आयोनाइजेशन एनर्जी। आयोनाइजेशन एंथैल्पी या फिर क्या बोलते हैं, एनर्जी। देखिए आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होती है, पहले तो ये सोचिए आयोनाइजेशन एनर्जी क्या है, सोचिए भाई, सोचिए, बताइए हमें आयोनाइजेशन एनर्जी क्या है। हम लोगों ने इसके बारे में पढ़ा भी है। बताइए, किसी भी गैसियस आइसोलेटेड एटम से एक इलेक्ट्रॉन को निकालने में, ध्यान से सुनिएगा, किसी भी गैसियस आइसोलेटेड एटम से एक इलेक्ट्रॉन को निकालने में जो भी एनर्जी लगती है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, आयोनाइजेशन एनर्जी। ठीक है, किसी भी गैसियस आइसोलेटेड एटम से, मतलब जैसे हम मान लेते हैं कि एक एटम ए है, अगर इसमें से हम एक इलेक्ट्रॉन को निकाल दें तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, बताइए, अपने एनाइन में, ये अपने एनाइन में कन्वर्ट हो जाएगा। क्यों? सही बात है, ठीक, यही बात होगी। ठीक है, अब देखिए, आप सोचिए, अगर हम लोग डाउन द ग्रुप जा रहे हैं, टॉप टू बॉटम चल रहे हैं, तो क्या होगा, आयोनाइजेशन एनर्जी का ट्रेंड क्या हो सकता है,
बताइए आयनाइजेशन एनर्जी का ट्रेंड क्या होगा? अब सोचिए यहाँ पे ऑक्सीजन की अगर हम बात करें, ऑक्सीजन एक छोटा एलिमेंट, उसका न्यूक्लियस, ऑक्सीजन एक छोटा एलिमेंट, यहाँ पे 2 ही सेल है। तो ये क्या करेगा, ऑक्सीजन का जो न्यूक्लियस का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा अपने आउटर मोस्ट सेल के प्रति क्या होगा, ज़्यादा होगा। समझ रहे? ये आसानी से इलेक्ट्रॉनों को क्या करेगा, अपनी तरफ होल्ड किए रहेगा, अट्रैक्ट करेगा। तो मतलब ये एक इलेक्ट्रॉन को आसानी से रिलीज नहीं होने देगा। समझ रहे? ये एक इलेक्ट्रॉन को आसानी से, मतलब एनर्जी इसमें हम लोग ज़्यादा देनी पड़ेगी इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए। लेकिन जैसे जैसे पोलोनियम के पास जाएंगे, पोलोनियम की दूरी क्या हो जाएगी, बढ़ती जाएगी, पोलोनियम की दूरी बढ़ती जाएगी, तो वहाँ से इलेक्ट्रॉनों को निकालना क्या होगा, आसान होगा। पोलोनियम से इलेक्ट्रॉनों को निकालना आसान होगा। ठीक है, तो यहाँ पे ट्रेंड क्या हो जाएगा, आयनाइजेशन एनर्जी क्या होती है, डिक्रीजेज डाउन द ग्रुप। डिक्रीजेज का मतलब समझिए, यहाँ पे ज़्यादा आयनाइजेशन एनर्जी लगेगी, मतलब एक इलेक्ट्रॉन को यहाँ से निकालने में ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी, लेकिन पोलोनियम में एनर्जी बहुत कम देनी पड़ेगी। इसलिए हम ये बोल रहे हैं कि आयनाइजेशन एनर्जी डिक्रीजेज डाउन द ग्रुप। देखिए हम लोग कह सकते हैं आयनाइजेशन एनर्जी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एटॉमिक रेडियस। मतलब अगर साइज बड़ा होगा तो आयनाइजेशन एनर्जी कम लगेगी। ये भी बोल सकते हैं आयनाइजेशन एनर्जी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू साइज। अगर साइज बड़ा है किसी एटम का तो जो इसमें आयनाइजेशन एनर्जी होगी वो कम लगेगी। अगर साइज छोटा है, अगर किसी एलिमेंट का साइज छोटा है तो उसमें आयनाइजेशन एनर्जी ज़्यादा लगेगी, मतलब एक इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए हमें ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी। ठीक है, ठीक है, इसको नोट करिए। अब हम बात करते हैं, इसी में एक आपका इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है, ग्रुप 15 वर्सेज ग्रुप 16। ग्रुप स्टार पॉइंट है ये, ग्रुप 15 वर्सेज ग्रुप 16। कहते हैं ग्रुप 15 और ग्रुप 16 में क्या होगा आयनाइजेशन एनर्जी का ट्रेंड। देखिए हम क्या करते हैं, इससे पहले तो कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं NH2NP3 और इसका क्या होता है NH2NP4। ठीक है, अब देखिए ये एक तरीके से तो क्या है, फुल फील्ड है, ये फुल फील्ड है, और ये क्या है, ये हाफ फील्ड है, इसमें देखिए ये तो फुल फील्ड है, ये तो फुल फील्ड नहीं है, ये तो फुल फील्ड है ही, फुल फील्ड। और ये क्या है, ना तो हाफ फील्ड है ना तो फुल फील्ड है, ना तो हाफ फील्ड है ना तो फुल फील्ड है। अब सोचिए कि अगर हम लोग जानते भी हैं कि जो फुल फील्ड एटम होते हैं, जो फुल फील्ड एटम होते हैं वो ज़्यादा स्टेबल होते हैं। मतलब ये क्या होगा, ये हाईली स्टेबल होगा, और ये क्या होगा, ये लेस स्टेबल होगा, तो जो इसकी आयनाइजेशन एनर्जी होगी, मतलब इसमें ज़्यादा लगेगी, इसमें आयनाइजेशन एनर्जी कम लगेगी, इसमें ज़्यादा लगेगी। ठीक है, और इसमें ये लेस स्टेबल है तो ये अपने आप को स्टेबलाइज करना चाहेगा, तो आयनाइजेशन एनर्जी क्या होगी, इसमें कम लगेगी। ठीक है ये आपका रहा आयनाइजेशन एनर्जी के बारे में, आपकी एंथैल्पी कहनी चाहिए इसको। ठीक है, देखिए अगर हम पूछते हैं ग्रुप 15 और ग्रुप 16 का जो आयनाइजेशन एनर्जी फर्स्ट है वो ज़्यादा होगा ग्रुप 15 का, फिर से देखिए उसको नहीं करते हैं, आयनाइजेशन एनर्जी फर्स्ट जो होगा वो ज़्यादा होगा, आयनाइजेशन एनर्जी फर्स्ट ग्रुप 15 का ज़्यादा होगा ग्रुप 16 से, लेकिन आयनाइजेशन एनर्जी जो सेकंड होगा वो ज़्यादा होगा ग्रुप 16 का ग्रुप 15 से। ऐसा क्यों? देखिए ऐसा इसलिए क्योंकि NH2NP3
यहाँ पे NH2NP4। अब यहाँ से हमने एक इलेक्ट्रॉन को निकाल दिया, मतलब आयोनाइजेशन एनर्जी फर्स्ट में एक इलेक्ट्रॉन को निकाल दिया ज़्यादा एनर्जी देकर, तो ये हो गया NH2 और NP2। और यहाँ पे जब हमने इलेक्ट्रॉन को निकाला है एक इलेक्ट्रॉन को, तो NH2NP3 हो गया। अब ये क्या हो गया, हाफ फिल्ड हो गया। अब जो आयोनाइजेशन एनर्जी सेकंड होगी वो 16 की ज़्यादा होगी, किससे, 15 से, ठीक है, क्योंकि ये क्या हो गया, हाफ फिल्ड हो गया। अब ये हाईली स्टेबल हो गया, ये क्या हो गया, लेस स्टेबल। तो जो आयोनाइजेशन एनर्जी होगी इसकी ज़्यादा होगी एज कम्पेयर टू ग्रुप 15 से, समझे। याद रखिएगा, आयोनाइजेशन एनर्जी, अगर फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी की बात करता है तो ग्रुप 15 की ज़्यादा होती है ग्रुप 16 से, ठीक है। लेकिन अगर सेकंड आयोनाइजेशन एनर्जी की बात करते हैं तो ग्रुप 16 का ज़्यादा होगा, किससे, ग्रुप 15 से। ऐसा क्यों, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन को लूज करके जो ग्रुप 16 है वो क्या हो जाता है, हाफ फिल्ड हो जा रहा है। एक इलेक्ट्रॉन को लूज करके ग्रुप 16 क्या हो रहा है, हाफ फिल्ड हो जा रहा है, ठीक है। अब आगे आप यहीं तक, आगे हम क्या करते हैं आपको अगले लेक्चर में बताते हैं, ठीक है। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी अगला आपका टॉपिक रहेगा।